दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है 3.2 का। तो हमने पार्ट 1 में जो देखा था वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो आज बच्चों हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बच्चों क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आते हैं। मैं बच्चों यहाँ पर ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा जिससे हर बच्चे को थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा 3 नंबर के अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए गया है। तो लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। बच्चों, हमारे पास कोई दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस हमें 26 दे रखा है। डिफरेंस का मतलब उनका अगर उन दोनों को माइनस करेंगे उन दोनों नंबर को तो हमारा 26 आएगा। फिर कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम एंड अदर नंबर, मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। फिर कह रहा है फाइंड देम, फिर उन नंबरों को फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब आप हमें बताइए क्या वो आप नंबर दिए गए हैं जिससे तुम बता सको किन दो नंबरों को माइनस करने पर 26 आएगा? वो नंबर नहीं दिए हैं तो हम उन नंबरों को कुछ बेटा लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो जो हमारे बेटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आएंगी, फिर हम उन दो लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखिए जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसमें जरूर दो इक्वेशन बनेंगी। वो भी कैसी इक्वेशन बनेंगी? लीनियर इक्वेशन बनेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। सबसे पहले हम दो नंबर मान लेंगे। सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर अब भाई ऐसे मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर। तो बेटा हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। लेट द फर्स्ट नंबर x। और हम सेकंड नंबर मान लेते बेटा। सेकंड नंबर हम मान लेते हैं, सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर बेटा हम y मान लेते। अगर बेटा हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों नंबरों को माइनस करेंगे तो हमारा 26 आएगा। देखिए कह रहा है कि नहीं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। एक नंबर आपने ये माना और एक नंबर ये माना, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो कितना आना चाहिए बेटा? 26 आना चाहिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बेटा एक इक्वेशन बन गई है। तो जब बेटा हम इन दोनों को माइनस करेंगे मतलब x यहाँ पर बेटा जी लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब अब हम क्वेश्चन के अनुसार उसको करने जा रहे हैं। अब इन दोनों नंबरों को बेटा माइनस करेंगे तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा 26। इन दोनों को जब बेटा माइनस किया गया है तो वो आ गया है 26। इतनी बात बेटा समझ में आ गई? तो ये देखिए यहाँ से बेटा एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। वो कैसे बेटा इक्वेशन है? वो आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बेटा यहाँ से क्रिएट हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब देखिए बेटा उसके आगे क्या कह रहा है, एंड वन नंबर, मतलब इसमें से जो एक नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। मतलब एक जो नंबर है, सबसे पहले मैं वन नंबर लिखता हूँ, ये वाला मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। वो नंबर बोल रहा है, अब नंबर तो हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, तो हम ये x ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं x। बेटा ये जो नंबर है वन नंबर इज 3 टाइम, मतलब 3 टाइम द अदर नंबर। 3 टाइम का मतलब समझते हैं, उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब भी आपको कहीं आए
3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, तो आप उसको बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कह रहा है वन नंबर, ये लिखा, इज 3 टाइम अदर नंबर। अब बेटा दूसरा नंबर क्या बचा, y, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। वन नंबर इज 3 टाइम अदर नंबर। ओके, कह रहा फाइंड देम। अब हमें बेटा ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, इस इक्वेशन को मान लेना है। अब आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रही है इक्वल क्यों लगा दिया है, इसका कहने का मतलब ही बेटा है कि वन नंबर मतलब एक जो नंबर है इस 3 टाइम अदर नंबर, मतलब एक जो नंबर है हमारा वो दूसरे नंबर के 3 टाइम के इक्वल है, उसके 3 गुना है। ओके, तो ये दोनों नंबर आपस में इक्वल इस तरीके से होंगे। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था। देखिए बेटा यहाँ से हमें तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, तो हम लिखेंगे ये वाली बेटा वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से बिल्कुल आप बिल्कुल आराम से देखिएगा ना, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए आएगा क्या। देखिए बेटा x की जगह पर हमें 3y डालना है, x की जगह पर हमें 3y डालना है। तो यहाँ पर x यहाँ पर लिखा है ना, तो x, इस x की जगह पर हम 3y लिख देंगे, इस x की जगह पर हम 3y लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3y, और देखिए y फिर उसके आगे लिखा -y, इसकी जगह पर तो कुछ नहीं लिखना है, हमें बस x की जगह पर लिखना था, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। और इक्वल में 26 है। देखिए बेटा ये 3y है और ये -y है। अब बताइए 3y में से 1y चला गया तो कितना y बचा, जैसे 3 रुपये में से 1 रुपया चला गया तो कितना रुपया बचा, तो आप कहोगे 2 रुपये। तो आप यहां पर ऐसे लिख दीजिए 2y इक्वल टू 26, और बेटा यहां से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 26/2। ये 2 उसके नीचे चला गया डिवाइड में, और इसको थोड़ा बेटा और कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। देखिए बेटा y की वैल्यू आई है हमारी 13, कितनी आई है 13। अब बेटा इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये बेटा जब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे ना 2। तो देखिए बच्चों जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x वैसे ही लिख दिया, 3 वैसे ही लिख दिया, y की वैल्यू है बेटा 13, तो ये आ जाएगा बेटा 39। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया है, जो x की जो वैल्यू बेटा निकल के आई है वो x की वैल्यू है बेटा 39, और y की वैल्यू जो बेटा हमारी निकल के आई है वो निकल के आई है 13। अब देखते हैं बेटा इसको इससे माइनस करते हैं, देखते हैं हमारा 26 आ रहा है कि नहीं। इसको इससे माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारा 26 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 39 को जब हम माइनस करेंगे 30 से, ये x की वैल्यू बेटा रही, ये y की वैल्यू रही, इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो देखिए 9 में से 3 गया 6 बचा, वेरी गुड, और 3 में से 1 गया 2 बचा। तो देखिए बेटा 26 आ गया है, 26 आ गया है। और ये कह रहा है सारी कंडीशन अभी फुलफिल होंगी, वन नंबर इज 3 टाइम अदर नंबर। अब देखिए बेटा ये y है ना, y का 3 टाइम है ना, अगर आप इसका 3 टाइम करें मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 39 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये हमने सारी इक्वेशन सही बनाई थी, तभी हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा इस थर्ड नंबर के अंदर सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम।
तो यहाँ पर बच्चों कुछ एंगल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही? एंगल की बात। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर बच्चों दो एंगलों का सम, अगर दो एंगल का सम बेटा, कोई भी आप दो एंगल ले लीजिए, दो एंगल का सम बेटा अगर आपका 180 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तब फिर हम इन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नहीं, देखिए 130 में अगर हम 50 जोड़ देंगे, 130 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो वो हमारा 180 हो जाएगा। अगर आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने 60 में बेटा 120 जोड़ दिया, 60 में 120 जोड़ दिया, तो फिर भी ये दोनों 180 ही इन दोनों का सम आएगा। इसका मतलब ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। या मैं बेटा यहाँ पर ये बोलूँ कि 100 प्लस 80, ये दोनों भी बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो मतलब जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री आता है, जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री आता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखिए, इसमें कोई एंगल बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो यहाँ पर ये बात देखिए, आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता चल गया। तो हम बेटा यहाँ पर लिख लेंगे, let the smaller angle, let the smaller angle, या बिगेस्ट एंगल सबसे स्मॉलर लिख लेते हैं। let the smaller angle, smaller and let the smaller angle बेटा, उसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x। मैंने माना कि उसमें जो दो एंगलों का सम होगा, उसमें जो छोटा एंगल होगा उसको मैंने x मान लिया। जैसे मैंने बेटा ये 120 और 60 लिखा, तो ये जो बेटा छोटा एंगल है इसको मैंने x मान लिया, और जो बड़ा एंगल होगा उसको मैं y मान लूँगा, क्योंकि हमें बेटा पता थोड़ी नहीं है कि इसमें कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ओके, और वहीं पर हम बेटा बड़े एंगल को, हम बिगेस्ट एंगल को मान लेंगे, बिगेस्ट एंगल या लार्जर एंगल लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लार्जर एंगल मैंने बेटा y मान लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इसमें मैंने स्मॉल एंगल को x लिख लिया और लार्जर एंगल को y लिख लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इन दो एंगलों का सम तो 180 होगा, इन दो एंगलों का सम तो 80 होगा। मतलब जब हम इन दोनों को एक सम करेंगे, मर्ज करेंगे, तो उनका सम कितना निकल के आएगा? उनका सम 180 निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब बेटा हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको प्लस इसको, स्मॉलर एंगल प्लस बिगेस्ट एंगल को जब बेटा जोड़ेंगे, तो हमारा जो बेटा सम निकल के आएगा वो हमारा सम 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हम बेटा यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। और एक बात ऊपर और बोली गई है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है, तो मैंने सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन बना ली। फिर कह रहा है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब बेटा जो यहाँ पर बड़ा एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 अधिक है। जो बड़ा एंगल है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो जो बड़ा एंगल है बेटा ये है, बड़ा वाला एंगल कौन है? y है। ऊपर बोला जा रहा है जो बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल, लार्जर एंगल y है, बड़ा एंगल जो है छोटे वाले एंगल से 18 अधिक है। छोटा वाला एंगल कितना है? x,
और इसमें 18 अधिक है, मतलब प्लस कर देंगे। जब कहे अधिक या लार्ज, ये कहे एक्सीड, मतलब वो कह रहा है कि वो उससे इतना अधिक है, तो मतलब ये 18 इसमें अधिक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई। ये इसका कहने का यहाँ मतलब ये है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। जो बिगेस्ट एंगल है वो छोटे एंगल से 18 अधिक है। तो यहाँ पर बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये तो हमें y की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू of y, put the value of y in equation number 1, in equation number 1। तो यहां से देखिए क्या निकल के आएगा, y की जगह पर x प्लस 18 रखना है ना, तो यहां से हम बेटा रख देंगे x प्लस, देखिए बेटा y की जगह पर, ये पूरा y की जगह पर हम x प्लस 18 रख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, y की वैल्यू ये बता रहा है। तो y की जगह पर हम रखेंगे x प्लस 18। ये देखिए ये x अलग है और ये y की जगह पर मैंने रख दिया x प्लस 18, ये मैंने y की जगह पर रखा है ना, ये y की जगह पर रखा है। और इक्वल टू में आ रहा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आएगा बेटा आपका 2x और इक्वल में ये 18 बेटा उस तरफ माइनस कर देंगे, 18 उस तरफ हम माइनस कर देंगे। ओके, तो जब हम बेटा इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 2x। तो देखिए इसमें से कितना बचेगा, 10 चला गया, 170 हो गया, 170 में से 8 और चला गया तो 1 इतना बचेगा हमारा। तो ये बेटा हमारा आया 172। फिर से देख लेते हैं, इसमें से सबसे पहले 10 माइनस कर दिया तो 170 बचा, 170 में से हमने 170 में से 8 और माइनस कर दिया तो ये 162 बचेगा। ओके, इतना बचा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी इतनी। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया बेटा 81। कितना है, x की वैल्यू जो बेटा आई है वो आई है हमारी 81। कितनी आई है बेटा, 81 आई है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बेटा ये y इक्वल x की वैल्यू आई है 81, कितनी आई है 81 प्लस 18 तो पहले से लिखा है ना और ये हमारा x प्लस x की वैल्यू आई है 81 और ये 18। तो देखिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये हमारा देखिए ये हो जाएगा हमारा 9 और ये भी बेटा हमारा हो जाएगा 9। तो मतलब ये वैल्यू हमारी आई है 99, ये हमारा आ गया 9 और ये भी हमारा आ गया 9। तो देखिए एक एंगल जो आया है बेटा वो आया है हमारा 81 और दूसरा एंगल आया है 99। अब हम इन दोनों एंगल को जोड़ के देखते हैं क्या हमारा 180 डिग्री आ रहा है। देखिए x प्लस वाई को रखते हैं, देखते हैं 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू है 81, प्लस ये है 99 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बेटा यहाँ पर 81 है ना, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये इसको दे दीजिए, ये पूरा कंप्लीट 100 हो गया।
तो यहाँ पर बचा 80, तो ये पूरा हो गया हमारा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बच्चों दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर भी रख लीजिए वैल्यू, देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। y की वैल्यू कितनी है 99, ये तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, बस आपको एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। बस आपको अगर कन्फ्यूज़न हो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो आप इन दोनों इक्वेशन में रख के देख लीजिए। अगर आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बस वही सिखा रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आ जाए तो आप कैसे उससे बचेंगे। y की वैल्यू 99 आई है, x की वैल्यू बेटा आई है 81 प्लस 18, तो देखिए 819 और 189, तो देखिए यहाँ पर बेटा हमारी x और y की वैल्यू निकल आई। और x को मैंने स्मॉलर माना था, तो देखिए x की वैल्यू 81 आई है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा, और ये इसकी वैल्यू मैंने बड़ी मानी थी। तो ये बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारा इसके सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर इतने रुपये, मतलब ये हमारे इतने रुपये में उसने खरीदा है 3800। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर इतने रुपये 1750। ओके, तो अब देखिए इसको करना कैसे। ये बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, तो मतलब एक हमारे क्रिकेट के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदे हैं। ओके, फिर कह रहा है, फिर उन्होंने 3 बैट्स 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 रुपये में खरीदे हैं। फिर कह रहा है कि आप प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की प्राइस बताइए, वो कितनी प्राइस रही होगी। तो अब हमें बैट की प्राइस तो पता नहीं है, वही हमें प्राइस निकालनी है। तो हम बेटा लिख लेंगे एक बैट की प्राइस हम कुछ मान लेंगे और फिर आगे हम करते चले जाएंगे। ओके, तो माना प्राइस ऑफ 1 बैट, हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा, हम लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, प्राइस ऑफ 1 बैट इज x रुपीज। हमने मान ली एक बैट की जो वैल्यू है वो x रुपये है, एंड उसके आगे हम बॉल का मान लेंगे, प्राइस ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की प्राइस मान लेंगे इज इतनी, y रुपये है। तो अब कह रहा है वो 7 बैट्स और 6 बॉल इतने रुपये के हैं। अगर ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये इक्वेशन बेटा बनाते हुए चले जाएंगे। 7 बैट 6 बॉल फॉर इतने रुपये, तो हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये देखिए बेटा क्या कह रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, 3800 के ये हमारे पड़ रहे हैं। तो देखिए जब बेटा एक बैट की वैल्यू x रुपये है, तो 7 बैट्स की वैल्यू कितनी होगी, 7x हो जाएगी। एक बैट की वैल्यू x रुपये है तो 7 बैट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 7x। तो एक बॉल की वैल्यू मैंने मानी है y, तो 6 बॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6y। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो तभी तो हमारा टोटल रुपये निकल के आएगा।
देखिए बच्चों, इन दोनों का जो प्राइस होगा, जो इसका प्राइस होगा, जो इसका प्राइस होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल प्राइस निकल के आएगा, दिस प्लस दिस। तो ये दोनों जो बच्चा इन दोनों का प्राइस है वो है 3800। ये बच्चों है 3800, मतलब 3800 रुपये का ये हमारा सारा पड़ रहा है। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से है। कह रहा है लेटर, बाद में उन्हीं कोच ने थ्री बैट्स और 5 बॉल्स इतने रुपये में खरीदे। तो मतलब 3 बैट्स, एक बैट्स की वैल्यू हमने मानी थी x रुपया। फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर अब कह रहा है 3 बैट्स, एक बैट की वैल्यू है x, तो 3 बैट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x। फिर एक बॉल की वैल्यू है y, तो 5 बॉल की वैल्यू हो जाएगी 5y। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1750 रुपया बनेगा, 1750 रुपया बनेगा। तो ये हमारा बच्चे बनेगा बच्चों 1750। ओके, तो ये हमारा 1750 बन गया। अब हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको इक्वेशन, ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तो अब आप बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से आपको बस x और y की वैल्यू ही निकालनी है, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाल रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, और इसके आगे का क्वेश्चन, ये तो मैंने मान लीजिए इक्वेशन बना ही दी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने आप ट्राई करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप हमें बता दीजिएगा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको ये चाहता हूं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। ओके, अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूं, फिर से एक वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन की। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 क्या है, कह रहा आ फ्रैक्शन बिकम 9/2 इफ 2 added to both the numerator and denominator, if 3 is added numerator and the denominator it become 5/6, find the fraction। कुछ नहीं समझ में आया तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं। कह रहा है अब फ्रैक्शन बिकम, मतलब ये फ्रैक्शन तब आएगा, ये फ्रैक्शन तब आएगा इफ 2 is added to both the numerator and denominator। यदि 9/2 आएगा यदि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें, यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ दें तो हमारा जो आएगा आंसर वो आएगा 9/2। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को कुछ मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम कुछ मान लेते हैं। लेट द न्यूमिनेटर, लेट द न्यूमिनेटर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, लेट द न्यूमिनेटर इज x, मैंने न्यूमिनेटर को बेटा x मान लिया, एंड लेट द डिनोमिनेटर इज y। मैंने बेटा न्यूमिनेटर को यहाँ पर x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। आप फ्रैक्शन का मतलब बच्चों जानते, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखना। मैं आपको फ्रैक्शन का मतलब समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखना। जैसे 3/2, तो ये एक बेटा फ्रैक्शन फॉर्म है। जैसे मैंने लिख लिया 3/5 फ्रैक्शन फॉर्म है, 2/1 एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ओके, तो ये इस तरीके से हम अगर लिख दें
तो वो हमारी एक फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। तो देखिए इन नंबरों को जिनको मैंने लेट किया है इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे नाउ इन फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ अब हम क्या लिख देंगे बेटा इनको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो अब हमारा बेटा इनको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, अगर बेटा हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने जाएंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बेटा हमने इसको x मान लिया है, अपॉन डिनोमिनेटर मतलब इसको हमने y मान लिया है। देखिए बच्चों अगर हम बेटा इन दोनों में क्या जोड़ दें, अब फ्रैक्शन इज बिकम, ये फ्रैक्शन तब आएगा जब टू एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दो दो जोड़ दें। क्या कर दें बेटा, न्यूमिनेटर में भी दो जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ दें, तब हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा 9/11 आएगा, 9/11 आएगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मतलब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। इसका बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो ये इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा 9y + 2, 9y + 2 इक्वल टू 11x + 2। ओके बच्चों, देखिए मैंने 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया तो 9y + 2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया तो 11x + 2 आ गया। अब 9 का मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर कराता हूं, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 9y और 9 2 ज़ा 18 इक्वल टू 11x + 22। तो ये देखिए 9y और 9 2 ज़ा 18, ये हो जाएगा 11x + 22। तो अब देखिए हम इन सबको एक साइड कर लेते हैं, तो ये बेटा हमारा आ जाएगा यहाँ पर, x वाले को आगे रखते हैं ना, तो इन सारे नंबरों को हम बेटा उस साइड ले चलते हैं ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 11x + 22 - 9y - 18। देखिए ये 11x + 22 ऐसे ही लिखा, ये प्लस का तो ये इस तरफ माइनस आ गया, ये भी प्लस का तो माइनस का आ गया, बचा क्या बेटा इस साइड 0 बचा और कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे 11x फिर -9y, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म में भी लिखना होता है। अब फिर क्या है 22 + 22 - 18 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 11x - 9y। अब देखिए बेटा 22 में से 18 जाएगा, 22 में से 18 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका +4 इक्वल में 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। ओके, अब देखिए बेटा यहां से लेकर यहां तक ये बेटा हमारी एक इक्वेशन थी। यहां पर आप एक चीज लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा ना। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, कह रहा इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट्स बिकेम 5/6। मतलब अब इसकी जगह पर 3 3 रख देना है। अब मैं डायरेक्ट बनाने जा रहा हूं ना, तो ये मैं x की जगह पर x2 की जगह पर 3 रख दिया, और y की जगह और 2 की जगह पर मैंने फिर से 3 रख दिया। देखिए इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में भी मैंने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर भी में मैंने 3 ऐड कर दिया। फिर कह रहा है इट्स बिकम, ये जो निकल के आएगा वो आएगा 5/6 आएगा। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 6x + 3, 6x + 3 इक्वल टू 5y + 3। तो ये बेटा हो जाएगा x + 3 × 6, ये हो जाएगा 5 × x + 3।
अंदर बेटा हम मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 15। फिर से रीचेक कर लेते हैं, 6x प्लस 18, ये 5y प्लस 15, 6 प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ओके सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 5 इसको बेटा इस तरफ ले आइए, ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का आ गया, और प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। 6 माइनस 5y प्लस 18 माइनस इतना, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 6x माइनस 5y और ये आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन गई, इक्वेशन नंबर ये आपकी दूसरी बन गई। अब बेटा हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे x और y की वैल्यू। ये 5 मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूं, नहीं कंफ्यूजन होगा। 5y, ओके। अब बेटा मैं इनको सॉल्व करता हूं। हम लिखेंगे किसी एक इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिख लेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हालांकि अब आप अपने आप से यहां से एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, तो ये बच्चों यहां से हो जाएगा हमारा 11x, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो ये प्लस का जाएगा, प्लस का 9y माइनस का 4। देखिए मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से रिक्रिएट कर लिया, 11x इस तरफ ही रोका, ये माइनस का तो था उस तरफ प्लस का चला गया, ये प्लस का था तो माइनस का। अब बेटा हमें x की फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो 11 को हम इसके डिवाइड में भेज देंगे, 11 को हम इसके डिवाइड में भेज देंगे। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। देखिएगा काफ़ी ध्यान से, तो ये आ जाएगा 6, x की जगह पर पुट करना है ना, तो ये आ जाएगा 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, 6 लिखा है तो 6 ले लिया, x की जगह पर 9 माइनस वाई और माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 54, कितना हो जाएगा 54y और माइनस का 24 अपॉन 11। ओके, और ये माइनस का आ जाएगा हमारा 5y और प्लस का 3 इक्वल टू 0। एक कैलकुलेशन लंबी जा रही है तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा 54 आ गया, ये हमारा 24 आ गया, और ये माइनस 11 माइनस 5y प्लस 3, इतना सही है हमारा। अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, इसमें 11 एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 11 एलसीएम ले लेते हैं, 11 एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा जब यहाँ पर हम 11 एलसीएम लेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा 54 माइनस 24 और ये बेटा हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 55y, क्योंकि ये बेटा कुछ ऐसे होगा 5 इंटू 11, 5y इंटू 11, तो इसका इसमें हो जाएगा तो 55 हो जाएगा, और इसका इसमें बेटा 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 33, 3 इंटू 11 और इक्वल टू में 0 चलेगा। ओके, तो ये देखिए बेटा यहाँ से ये हमारा बचा माइनस का y, यहाँ पर आप फोकस करिए थोड़ा, ये और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए 50 प्लस माइनस माइनस करना मतलब हमको इसको घटाना है। अब 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का बेटा y बचेगा, कितना बचेगा? माइनस का y, और ये देखिए इनको भी बेटा हमें माइनस करना है। 33 में से
हमें 24 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, ये बचा 0। तो ये बचा बेटा हमारा प्लस का 9 इक्वल टू 0। इतनी बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा y की जो वैल्यू आई है वो आई है 9। y की वैल्यू क्या आई है बेटा? 9 आई है। अब यहां से बेटा हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम कुछ मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं ना बेटा, y की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हम x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 81 माइनस 4 अपॉन 11। ये बेटा हमारा कितना बचेगा? 1 गया तो 80 बचा, 80 में से 3 गया, 80 में से 3 गया तो ये बचा 77 अपॉन 11। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, 77/11। तो ये बेटा हमारा आ जाएगा 7। x की वैल्यू बेटा आई है आपकी 7 और वो वैल्यू आई है आपकी 9। ओके, अब देखते हैं ये हमारी दोनों वैल्यू सही है कि नहीं। आप कैसे पता करेंगे ये वैल्यू सही है कि नहीं? x की वैल्यू बेटा कितनी है देखते हैं, x और y की वैल्यू में रख रहा हूं तो ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू यहां पर सेम रखिए, तो 7 + 2 कितना हो गया? 9। 7 + 2 कितना हो गया? 9। y की वैल्यू कितनी आई है? 9। 9 + 2 11। तो 11 इक्वल 11 आ गया कि नहीं? सॉरी, 9/11 इक्वल टू 9/11 आ गया। मतलब बेटा ये हमारा सही है। दूसरी इक्वेशन को भी मैं सेटिस्फाई कर लेता हूं, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। x की वैल्यू कितनी है? 7। x की वैल्यू कितनी है? 7। 7 + 3 कितना है? 7 + 3 हो गया 10। 7 + 3 कितना हो गया बेटा? 10। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10, 7 + 3 हो गया बेटा 10। y की वैल्यू कितनी है? 9। 9 + 3 कितना होता है? 12 इक्वल टू 5/6। आप कहोगे सर इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो बेटा ये आपस में कैंसिल हो जाए। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो देखिए 5/6 इक्वल टू 5/6। तो ये देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा 5 years hence the age of Jacob will be three times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? क्वेश्चन पढ़ के कुछ ऐसा लग रहा है कि एज के बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है, एज के बारे में कहीं ना कहीं बात की जा रही है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। कह रहा 5 years hence मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर की एज क्या होगी, सर की एज क्या होगी। तो मैंने सपोज मान लिया कि मेरी एज अभी 20 years है, मैं अभी 20 साल का हूँ। तो अब आप बताइए मेरी 10 साल पहले एज क्या रही होगी? क्विकली आंसर बताइए। मैं अभी जितने साल का हूँ आप उसी में से 10 साल माइनस कर देंगे। 10 साल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मेरी पास्ट की एज निकल आएगी कि नहीं? बिल्कुल निकल आएगी। अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि मेरी 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, मेरी 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? मेरी एज में 10 साल जोड़ देंगे तो मेरी एज 30 years हो जाएगी। तो देखिए
जब हम फ्यूचर की एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज में वो एज ऐड करेंगे, जब हम पास्ट की एज निकालेंगे तो प्रेजेंट एज में से उतनी एज माइनस कर देंगे। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा 5 ईयर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कितने लोगों की बात हो रही है। तो कह रहा एक तो सबसे पहला बेटा हमारा यहाँ पर है जैकब। क्या है? जैकब है। विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, और इनके सन जी हैं, सन। ओके, 2 लोगों की बात हो रही है। अब देखिए 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। अच्छा 5 साल बाद कहा है तो जैकब की प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर देंगे और उसके सन की एज में 5 साल ऐड कर देंगे। यही तो करेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज कुछ मान लेंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज बेटा क्वेश्चन में नहीं दी गई है। एज के क्वेश्चन को करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। सबसे पहले प्रेजेंट एज पता करो, फिर आप पास्ट की एज पता कर सकते हैं, फ्यूचर की एज पता कर सकते हैं, सब कुछ आप पता कर सकते हैं। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब लिखेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट ऑफ जैकब। हमने बेटा इसको मान लिया कि ये जैकब जी जो हैं वो एक्स ईयर के हैं। कितने? एक्स ईयर के हैं, एक्स साल के। उनकी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स साल है, और उनकी जो बेटा सन की एज है वो आप थ्योरी लिख लीजिएगा। उनकी जो सन की एज, जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान लिया वाई ईयर। कितनी मान लिया मैंने? वाई ईयर। ओके, कितनी मान लिया बेटा? वाई ईयर। अब देखिए मैंने प्रेजेंट एज पता कर ली। अब इस प्रेजेंट एज से मैं सारे अब इसको कर सकता हूँ। अब कह रहा 5 साल बाद। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक वर्ड किया गया, लिखा गया 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब इसकी भी एज में 5 साल जोड़ेंगे और इसकी एज में 5 साल जोड़ेंगे। पहले हम यहाँ तक करेंगे 5 ईयर हैंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5-5 साल दोनों की एज में जोड़ देते हैं, क्योंकि 5 साल बाद की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो हम जैकब में भी 5 साल ऐड कर देंगे, जैकब में भी 5 साल ऐड कर देंगे, और उसके सन में भी 5 साल हम ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, ये हमने कर दिया। जैकब में भी 5 साल ऐड किया, उसके सन के में भी 5 साल ऐड किया, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। फिर आगे पढ़ते, द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब जैकब की एज हो जाएगी 5 साल बाद। जैकब की एज 5 साल बाद हो जाएगी 3 टाइम ऑफ हिज सन, मतलब उसकी एज 3 टाइम हो जाएगी अपने सन के। फिर से देखिए, जैकब विल बी 3 टाइम, मतलब जैकब 3 टाइम हो जाएगा, जैकब 3 टाइम हो जाएगा ऑफ हिज सन, अपने सन के। देखिए उसके सन के साथ वो अपने सन का 3 टाइम हो जाएगा, वो अपने सन का 3 टाइम हो जाएगा। सपोज अभी इसके सन की एज 10 ईयर है और वो 10 ईयर है, तो वो उसकी एज 5 साल बाद उसकी थर्ड हो जाएगी। ओके, अब ये हमने एक इक्वेशन बेटा बना ली। इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू, ये बेटा हो जाएगा हमारा 3y प्लस 15। कोई प्रॉब्लम? x प्लस 5, 3y प्लस 15, ये आ जाएगा x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए x मैंने, मतलब इसको मैं एक जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये x है, ये प्लस का है तो माइनस का आ गया, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 15, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, और ये बेटा यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर हमने एक न्यू इक्वेशन क्रिएट कर ली है, यहाँ पर हमने एक न्यू इक्वेशन क्रिएट कर ली, वो है x माइनस 3y माइनस 10
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से हम बेटा ये यहां से लेकर यहां तक बेटा एक पार्ट था। अब यहां से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। यहां पर आप एक बात लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के बेस पे ये मैंने इक्वेशन बनाई है। अब देखिए क्या कह रहा है बेटा, 5 ईयर एगो। एगो का मतलब होता है बेटा पास्ट की एज। जैसे मैंने कहा 5 ईयर एगो, मैं 5 साल पहले कितनी एज का रहा था। मैं 5 साल एज मतलब अगर मैं बेटा यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं 5 साल पहले कितने साल का था, मैं 5 साल पहले कितने साल का था। तो यहाँ पर देखिए बेटा पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट की। तो एगो जब भी आए तो वहां पर पास्ट की बात की जाती है। जब पास्ट की बात की जाती है तो प्रेजेंट एज में से जितना पास्ट का पूछ रहा है उतना माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर 5 ईयर एगो, तो सबसे पहले हमें 5 ईयर पहले चलना पड़ेगा, 5 साल पहले चलना पड़ेगा। प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज है बेटा जैकब की एक्स, जैकब की प्रेजेंट एज है एक्स, और हमें चलना है 5 साल पहले। तो 5 हमने कर दिया माइनस, ये हमें जैकब की 5 साल पहले की एज पता चल गई, ठीक। और उसके सन की भी तो एज पता करो 5 साल पहले की, y -5 लीजिए, उसके सन की भी एज पता चल गई 5 साल पहले की। अब क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। मैंने इतना पोर्शन कर लिया। जैकब एज वॉज 7 टाइम, जैकब एज वॉज 7 टाइम मतलब जैकब की जो एज थी पास्ट में वो 7 टाइम थी दैट हिज सन। तो सन कौन है, वाई वाला है। तो इसमें हम बेटा 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टाइम कर देंगे। मतलब जो जैकब जो था बेटा 5 साल पहले, जैकब 5 साल जो पहले था वो अपने सन का 7 टाइम था, वो अपने सन का 7 टाइम था। ओके, तो अब बेटा हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x -5 इक्वल टू 7y -35 इक्वल टू 0। x -5 7y -35 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा x -7y प्लस का तो माइनस का आ गया, ये माइनस का 5 और प्लस का 35 इक्वल टू 0। ये लिख लिया, प्लस का था तो माइनस का आ गया, माइनस का 5 माइनस का तो प्लस का आ गया। ओके सही है बिल्कुल। x -7y और ये आ जाएगा बेटा प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो ये देखिए बेटा हमारी ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब यहां से बेटा हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो x की यहां से जब बेटा हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू 7y -30। ओके, ये प्लस माइनस का तो प्लस का और प्लस का था तो ये माइनस का। अब ये देखिए मैंने x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट, अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ, हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x की जगह पर बेटा हमें क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 7y -30, 7y -30, 7y -30। देखिए मैंने x की जगह पर रख दिया है 7y -30। फिर उसके बाद है बेटा हमारा 3y और -10 इक्वल टू 0। x की जगह पर मैंने ये रख दिया है 7y -30, इतना सही है। फिर -3y -10 बिल्कुल सही है। तो देखिए बेटा 7y -3y बेटा कितना बचा, 4y बचा, ठीक। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो ये बेटा y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इतनी। तो मतलब y की जो वैल्यू कैलकुलेट मैंने की है, y की जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो आई है 10 ईयर। कितनी आई है बेटा, 10 ईयर। मतलब कि हमें जैकब के सन की प्रेजेंट एज पता चल गई 10 ईयर, जैकब के सन की प्रेजेंट एज पता चल गई 10 ईयर। अब बेटा हम ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन को मैं मान ले रहा हूं थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3।
तो यहां से हम बेटा देख लेते हैं, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू रखनी है ना, तो ये आ गया x इक्वल टू 7, y की वैल्यू बेटा ये हमारी 10 माइनस 30 है बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 40 ईयर आ गई है, 40 ईयर आ गई है। मतलब कि बेटा हमें प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो उसके सन की जो एज है वो 10 ईयर है प्रेजेंट एज, और उसके जैकब की जो एज है वो 14 ईयर है। अगर आप ये दोनों वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।